है गाइस, अब हम देख रहे हैं इसका पार्ट 2 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। फिर देखिए पीनियल ग्लैंड जो होता है, ये पीनियल ग्लैंड हमारे कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो ये हमारा लोकेटेड होता है ब्रेन में। ठीक है, कहाँ पर होता है? इन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये जो है यहाँ पर, ये जो हमारा है ये फोर ब्रेन मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये आगे वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे वाला पोर्शन कहलाता है फोर ब्रेन, और उसके भी कहाँ पर लोकेटेड है? डॉर्सल साइड पर। ठीक है, डॉर्सल साइड मतलब पेट की तरफ। देखो नॉर्मली हम जो पेट वाला साइड होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल, और पीठ वाले साइड को हम बोलते हैं डॉर्सल। लेकिन एनसीईआरटी में हर जगह पर आगे वाला जो पेट वाला साइड है उसको डॉर्सल बोला हुआ है, इसलिए मैं भी उसको डॉर्सल ही बोलूँगा। तो हमारा पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होता है? फोर ब्रेन के भी सामने की तरफ होता है, फोर ब्रेन के भी डॉर्सल साइड पर लोकेटेड होता है। फिर देखिए पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। पीनियल ग्लैंड का देखिए मेन चीज़ जो है, काम ये आपको याद रखना है, ये मेलाटोनिन सेक्रेट करता है। मेलाटोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये हमारी पूरी बॉडी की रिदम को मेंटेन करता है। रिदम का मतलब है कि कब दिन हो गया है, कब रात हो गया है, कब हमको भूख लग रही है, कब खाना खाना है, और हमारा कब मूड अच्छा रहता है, कब ख़राब रहता है, कब हमारे दिन भर में हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो है एनर्जी ज़्यादा होगी, कब कम होगी, ये सब जो हमारी मेंटेन करता है, ये करता है मेलाटोनिन। इसलिए जो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं उनकी बॉडी में मेलाटोनिन की कमी हो जाती है। ठीक है, सनलाइट जब हम लेते हैं तो मेलाटोनिन थोड़ा सा हमको नेचुरली भी मिलता है। तो मेलाटोनिन जो है वो हमारा स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का पिगमेंटेशन भी मेंटेन करता है। अब ध्यान रखना, मेलेनिन और मेलाटोनिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो था वो मेलेनिन पिगमेंट पे ही वर्क कर रहा था बेसिकली, और मेलेटोनिन नाम की स्पेलिंग भले ही सेम होने के कारण ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। मेलेटोनिन जो होता है बॉडी के साइकिल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, फिर देखिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारी ट्रैकिया है, और ये ट्रैकिया के दोनों साइड पर आपको ये दिख रहा है थायराइड के दो लोब्स, और बीच से जिस पोर्शन से ये जुड़ा हुआ है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं हमारा एस्थमस। ओके, अब देखिए ये इसलिए क्या हो गया, सामने की तरफ से अपन इसको देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा डॉर्सल व्यू। और फिर देखते हैं पीछे के साइड से, तो ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के पीछे दोनों साइड पे हमको लोब्स दिख रहे हैं ट्रैकिया हमारे थायराइड ग्लैंड के, और पीछे जो हैं ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड लगे हुए हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड कोई पूछे कितने होते हैं, तो पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं 2 पेयर होते हैं, या फिर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेंट्रल व्यू। देखो थायराइड ग्लैंड जो होता है, इस यहाँ पे थायराइड में हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, बीच का जो कनेक्टिंग पार्ट होता है इसको हम स्थमस बोलते हैं। अभी थायराइड ग्लैंड के अंदर ना बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, जैसे हमारे ओवरी के अंदर अपन कहते हैं ना ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, ऐसे क्या होता है थायराइड के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। और ये जो फॉलिकल्स के अलावा जो बचा हुआ टिश्यू होता है हमारे थायराइड ग्लैंड का, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 चीज़ें हो गई, एक हो गया फॉलिकल्स और एक हो गया स्ट्रोमल टिश्यू। अभी जो फॉलिकल्स होते हैं, देखो फॉलिकल नाम से ही क्लियर है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा। तो फॉलिकल के अंदर जो फॉलिकल बना किसका होता है, फॉलिकुलर सेल्स का बना हुआ होता है। और फॉलिकुलर सेल्स के अंदर बनते क्या है, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है T3 जिसको अपन बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, यहाँ इसके पास 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अपन ट्राई आयोडोथायरोनिन। और जिसके पास 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या फिर थायरॉक्सिन उसको बोला जाता है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो थायरॉक्सिन का काम कौन करता है, हमारा T4 करता है। ठीक है, सिक्रेट हमारी बॉडी में दोनों T3 एंड T4 होते हैं, लेकिन T4 जो होता है वो बेसिकली अपना सारा वर्क करता है हमारी बॉडी में। और वो लोग जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिनको थायराइड की जिनकी बॉडी में डिफिशियंसी होती है, उनको भी अपन थायरॉक्सिन की गोली ऊपर से देते हैं, तो वो अपन इस थायरॉक्सिन हार्मोन की ही गोली दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होगी हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उससे हमको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा या थायराइड की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए को बनाने के लिए हमको आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे जो नमक होता है उसके अंदर आयोडीन युक्त नमक हम बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर हमको आयोडीन नहीं मिलेगा तो हमको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड जो होगा इनलार्ज हो जाएगा। जब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, तो उसको उस डिसीज़ को हम बोलते हैं गोइटर। होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर्ली थायरॉक्सिन सिक्रेट नहीं कर पा रहा होता है। जब वो सिक्रेट नहीं कर पा रहा होता है तो वो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए अपनी साइज़ बहुत बड़ी कर लेता है, ताकि वो ज़्यादा थायरॉक्सिन सिक्रेट कर पाए, और उस बड़ी हुई साइज़ के थायरॉक्सिन को थायराइड ग्लैंड को अपन बोलते हैं गोइटर। ठीक है, अगर किसी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको थायरॉक्सिन की कमी है, तो उससे होगा क्या, उसका जो बच्चा होगा उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, बच्चा प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाएगा, बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। ठीक है, और इससे डिसीज़ हो जाएगी, उसको अपन बोलते हैं क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म पर क्वेश्चन पहले आ चुका है, बच्चे की जो स्टंटेड ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, वो कहलाता है हमारा क्रेटिनिज्म।
फिर बच्चा जो होगा वो मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारा ब्रेन होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। बच्चे का इंटेलिजेंस कम होगा, बच्चे की स्किन जो होगी वो एबनॉर्मल होगी और बच्चा डेफ म्यूट पैदा हो सकता है, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। नॉर्मली थायरॉक्सिन जो होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करवाता है, बहुत सारी चीज़ें करवाता है। तो अगर किसी फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी इरेगुलर हो जाएगी, कई कंडीशन में तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी उसको ब्लीडिंग होना बंद ही हो जाएगी। ओके, फिर अगर मान लीजिए थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, या फिर थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाए, नोड्यूल्स हो जाएं, जिस कारण से क्या हो जाए, थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगे, तो हम इसको बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हमारे थायरॉक्सिन की कमी को हमने बोला था हाइपोथायरॉयडिज्म, और थायरॉक्सिन के बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने को अपन बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। तो हाइपर थायरॉयडिज्म में होगा क्या, हाइपर थायरॉयडिज्म में इंसान की बॉडी के अंदर कुछ अलग सिम्टम्स आएंगे। भी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में करता क्या है, फिर मैं आपको बताऊँगा हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या मिलता है अपन को और हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या मिलता है। देखो, थायरॉक्सिन क्या करवाता है, हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आप मान के चल सकते हैं हमारी बॉडी में जो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो चीज़ रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन। तो अगर से फॉर एग्जांपल मान लो किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसकी बॉडी में हीट कम प्रोड्यूस होगी, तो ऐसे इंसान का बीएमआर कम हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। जबकि थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे उसकी बॉडी में, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म हो, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट उसका बढ़ जाएगा। इसके अलावा थायरॉक्सिन जो होता है वो आरबीसी का फॉर्मेशन भी करवाता है, इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म वाले को अनीमिया हो जाएगा, उसकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म वाले की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे। फिर थायराइड हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। मेटाबॉलिज्म मतलब इनको तोड़ने में और जोड़ने में हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होने हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स के, वो करवाता है थायरॉक्सिन। तो अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए बॉडी में, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो उस इंसान को ना तो खाना ढंग से डाइजेस्ट होगा और उसके ऊपर से उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में भी थायराइड काम में आता है। तो अगर थायराइड की कमी होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, तो ऐसे इंसान को यूरिन बनने में दिक्कत आएगी और उसकी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होगा वो गड़बड़ा जाएगा, उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, सूजन हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में पानी जो है रुकने लगेगा। इसके अलावा देखो, थायराइड ग्लैंड का ये तो हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन के काम। थायराइड ग्लैंड इसके अलावा एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको अपन बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, या फिर इसको अपन सिंपली कैल्सिटोनिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन और हमारा जो दूसरा हार्मोन है पैराथ्रोमोन, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। तो पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, उसके बाद अपन इसके आगे की लाइन देखेंगे। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने में हमारा होता है कैल्शियम। ये कैल्शियम हमारा पहुंचता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इंटेस्टाइन से इसको कर लिया जाता है एब्जॉर्ब, और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ये पहुंच जाता है हमारे ब्लड में। कोई भी खाना जो हम खाते हैं, खाने में होता है कैल्शियम, कैल्शियम पहुंचता है हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से अपन एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस कैल्शियम को, ये पहुंच जाता है हमारे ब्लड में। ब्लड से दो ही चीज़ें हो सकती हैं कैल्शियम की, या तो इसको ब्लड से हम पहुंचा देंगे बोन में, और बोन में ये कैल्शियम डिपॉजिट कर लिया जाएगा, हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी बॉडी में जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे जो हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है वो बोन में जाकर के जब डिपॉजिट होता है तो हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो ब्लड से या तो ये बोन में चला जाएगा कैल्शियम, या फिर अगर एक्सेस कैल्शियम होगा तो उसको यूरिन में हम निकाल करके बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लड है, इसमें कितना कैल्शियम आना है इंटेस्टाइन से, कितना बोन को जाना है और कितना यूरिन में निकल जाना है, ये चीज़ रेगुलेट करती है दो हार्मोन्स। एक होता है कैल्सिटोनिन और दूसरा होता है हमारा पैराथ्रोमोन, ठीक है। अब सुनो नाम, कैल्सिटोनिन नाम में ही कैल्शियम आ रहा है, लेकिन ये हमारी बॉडी के कैल्शियम को बढ़ाता नहीं बल्कि ब्लड के कैल्शियम को ये कम करता है। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है, जबकि पैराथ्रोमोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। इस बात को समझिएगा, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है, मतलब कैल्सिटोनिन को ब्लड से कैल्शियम को कम करता है। मतलब या तो ये क्या करेगा, ब्लड से कैल्शियम कम कैसे किया जा सकता है, दो ही तरीके से किया जा सकता है, या तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ही मत करो तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, या फिर बोन में खूब सारा कैल्शियम भेज दो तो हमारे ब्लड से कैल्शियम कम हो जाएगा, या फिर कैल्शियम को यूरिन में निकाल करके बाहर कर दो तो ब्लड से कैल्शियम कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन जो होता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, हमारे बोन में अच्छा खासा कैल्शियम का डिपॉजिशन करवाता है जिससे हमारे ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए, और यूरिन से भी कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। कुल मिलाकर के अगर हमको हड्डियाँ मजबूत करनी है हमारी तो हमको कैल्सिटोनिन चाहिए। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ब्लड से कैल्शियम को लेगा और बोन में डिपॉजिट कर देगा। कैल्सिटोनिन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो यूरिन में भी कैल्शियम खूब निकलेगा और इंटेस्टाइन से हमारे एब्जॉर्प्शन जो होगा कैल्शियम का वो कम हो जाएगा। पैराथ्रोमोन उल्टा काम करता है,
पैराथ्रोमोन क्या करवाएगा, इंटेस्टाइन से खूब सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाएगा ताकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाए, यूरिन से कैल्शियम का निकलना कम कर देगा ताकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाए, और बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन कम करवा देगा ताकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाए। बल्कि पैराथ्रोमोन बोन से उल्टा निकाल करके कैल्शियम को हमारे ब्लड में भी देता है। इसलिए पैराथ्रोमोन जो होता है वो ब्लड को हमारी बोन्स को कमज़ोर करता है, क्योंकि पैराथ्रोमोन जो होता है कैल्शियम को बोन्स से निकालता है और ब्लड में प्रोवाइड करता है, जबकि कैल्सिटोनिन बोन में हमारे कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए अपन आगे देखते हैं। तो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड हमने पहले ही देख लिया, 4 होते हैं। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे लगे हुए होते हैं, 2 पेयर होते हैं, हर एक लोब के पीछे एक पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड लगा हुआ होता है। कोई पूछे पैराथायरॉयड ग्लैंड कितने होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। कितने पेयर होते हैं, तो 2 पेयर होते हैं। एक पेयर हमारे थायरॉयड के लेफ्ट लोब के पीछे लगा होता है और एक पेयर हमारे थायरॉयड के राइट लोब के पीछे लगा हुआ होता है। इससे रिलीज होते हैं हमारे हार्मोन PTH, जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, और ये हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है, ये अभी अपन ने देख लिया, और इसलिए इसको अपन बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, जबकि कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड से कैल्शियम को कम करता है, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। ठीक है, फिर देखो थाइमस कहाँ पर लगा हुआ होता है, तो थाइमस लगा हुआ होता है हमारे स्टर्नम के जस्ट पीछे। ठीक है, मतलब हमारे हार्ट और एओर्टा के आगे लगा हुआ होता है डॉर्सल साइड पर, और हमारे स्टर्नम के जस्ट पीछे लगा हुआ होता है। थाइमस हमको बड़े बच्चों में नहीं मिलता है। ठीक है, 16 साल की उम्र के बाद ये थाइमस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमको अगर आज भी मैं चाहूँ कि आपको या मेरी बॉडी के अंदर थाइमस दिखे तो हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये थाइमस जो होता है इम्यून सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है। थाइमस नाम से ही क्लियर है, थाइमोसिन, और थाइमस से आपको समझ में आ जाएगा कि थाइमस क्या रिलीज़ करता है, थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन क्या करवाता है, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं जिससे हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है वो, और इसके अलावा ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब दोनों ही तरह की जो हमारी इम्यूनिटी होती है जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में ही हमारी हेल्प करता है। ये टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करवाता है। देखो 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, एक ऐसा लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में बने और बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाए उसको अपन बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, और एक ऐसा लिम्फोसाइट जो बने तो बोन मैरो में लेकिन आकर के थाइमस में मैच्योर हो उसको अपन बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। कि ये जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है ये हमारे लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे जैसे एज होती जाती है ये जो ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो एक जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता जाएगा वैसे वैसे उसकी बॉडी में थाइमोसिन का सेक्रेशन कम हो जाएगा, इसलिए उसकी इम्यूनिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड अपन को पता है कि किडनी के ऊपर एक किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ होता है। तो हमारे पास 2 किडनी होती हैं तो हमारे पास टोटल 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये कहाँ पर लगे हुए होते हैं, तो ये हमारे किडनी के ऊपर लगे हुए होते हैं एंटीरियर साइड पर। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी से इतना अच्छे से चिपका हुआ होता है कि इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, फिर एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बाहर वाला पोर्शन जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक अंदर वाला पोर्शन होता है वो जिसको अपन बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, एम फॉर मिडल और एम फॉर मेड्यूला। जहाँ कहीं पे भी नाम आएगा मेड्यूला, मेड्यूला हरदम अंदर की तरफ होता है पूरी बायो में, और कॉर्टेक्स हरदम बाहर की तरफ होता है। ठीक है, फिर देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला जो होता है वो 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को अपन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉर एड्रेनलिन को अपन नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन बात एक ही है, और नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन बात एक ही है। ठीक है, अब भले ही यहाँ पर ये 2 हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, लेकिन इन दोनों का काम सेम होता है। और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो होते हैं, ये जो हार्मोन्स हैं इनको अपन कलेक्टिवली कैटिकोलामीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैटिकोलामीन्स होते हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इनका काम जो होता है ये सेम होता है। भले ये 2 अलग अलग हार्मोन है लेकिन इन दोनों का काम बिल्कुल सेम है। ये कब रिलीज़ होते हैं, ये हमारी बॉडी में इमरजेंसी के टाइम पर सिक्रेट होते हैं। इमरजेंसी मतलब जब हमको फाइट करना हो या फ्लाइट करना हो। से फॉर एग्जांपल अब आप एक बात समझिए, से फॉर एग्जांपल आप किसी गली से जा रहे थे और आपके सामने आ जाता है कुत्ता। एक्चुअली कुत्तों का एक झुंड आ जाता है आपके सामने। अब आपके पास 2 ही सिचुएशन है, या तो आप खड़े हो जाओ चुपचाप, ठीक है, और उन कुत्तों से लड़ो, ठीक है, पत्थर उठा लो, उन पर फेंक दो, तो या तो या आप फाइट करोगे या फिर आप भाग जाओगे वहाँ से, या आप फ्लाइट करोगे। फ्लाइट मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो या तो आप फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे। उस समय क्या होगा, चूँकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में फंस चुके हो, अब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि आपको फाइट करना पड़े, इसलिए आपकी बॉडी में क्या होता है, एड्रेनलिन सिक्रेट होता है अच्छा ह्यूज क्वांटिटी में, और आप क्या होते हैं काफ़ी अलर्ट हो जाते हो। आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाती है, क्योंकि प्यूपिल आपकी डायलेट होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को देख पाओगे। ठीक है, आपके जो पाइलो इरेक्शन हो जाता है, मतलब आपके जो कहते हैं ना रोमटे खड़े हो जाते हैं। ठीक
ठीक है, आपको पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग हो जाएगी, ठीक है, आपके हार्ट बहुत दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा बढ़ जाएगा, आपकी सांस लेने की गति बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, आपकी जो हाथ पैर में जो ब्लड की सप्लाई है वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और होगा क्या, इस समय आपको चूँकि हो सकता है कि आपको फाइट करना पड़े और आपको अच्छे खासे ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़े, इसलिए क्या हो जाता है उस समय पर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन टूटने लगेगा, ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर स्टोर्ड होता है, ठीक है, हाँ, और ग्लाइकोजन टूटेगा और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज जो होगा आपकी ब्लड में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो फैट्स और प्रोटीन्स को भी तोड़ करके ग्लूकोज उससे बना लिया जाएगा। कुल मिलाकर के जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब एड्रेनलिन, और तब एड्रेनलिन सिक्रेट होता है, और एड्रेनलिन जो होता है वो आपको फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करता है, आपकी बॉडी को इस तरह से तैयार किया जाता है कि आप तुरंत उस सिचुएशन को, सामने जो आपके सिचुएशन है उसको आप फाइट कर सको, ठीक है। ये हो गया हमारा एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला ने दो ही हार्मोन सिक्रेट किए थे, एड्रेनलिन और दूसरा नॉर एड्रेनलिन। अब देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है, इसमें ये जो होता है इसकी 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर को आप कैसे याद करोगे, GFR, ठीक है, GFR से एक होता है, सबसे बाहर की होती है एड्रेनल, जो सबसे बाहर की होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर होती है F से जोना फैसिकुलाटा और R से जोना रेटिकुलारिस। तो GFR से आप याद कर सकते हो, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर, मिडिल लेयर जोना फैसिकुलाटा और सबसे अंदर की होती है जोना रेटिकुलारिस, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है ये हमारे कॉर्टिकोइड हार्मोन सिक्रेट करता है। नाम में ही कॉर्टिकोइड्स हैं, ये स्टेरॉइड्स होते हैं। इस मतलब यहाँ से जितने भी हार्मोन सिक्रेट होंगे वो सारे के सारे स्टेरॉइडल हार्मोन होंगे, ठीक है। ये जो होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कितना यूटिलाइज होना है इसको रेगुलेट करते हैं, हमारे ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं, तो वो कहलाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, वो कहलाते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड। इसका दूसरा नाम है हमारा एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा हार्मोन और रिलीज़ होता है यहाँ से कॉर्टेक्स से, जो कि दिया हुआ नहीं, वो है एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन, वो भी रिलीज़ करता है हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब देखो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स क्या करवाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड चूँकि हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं बॉडी में, तो वो क्या करवाते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। मतलब ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब होता है बनवाना। मतलब ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं से, चाहे लिपिड को तोड़ करके चाहे प्रोटीन को तोड़ करके, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनवाते हैं। ये लिपिड को भी तड़वाते हैं, लिपोलाइसिस करते हैं और प्रोटियोलाइसिस करते हैं, ठीक है। और ये सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, और ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की यूटिलाइजेशन को, फैट्स की यूटिलाइजेशन को कम करवाते हैं, और बॉडी में ग्लूकोज हमारा खूब अच्छी खासी क्वांटिटी में बनवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉर्टिजोल होते हैं, कॉर्टिजोल मतलब हमारे क्या होगा, यही जो हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हार्मोन, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, हमारे हार्ट रेट को वगैरह को मेंटेन करने में और किडनी के फंक्शंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड होते हैं ये हमारी बॉडी के एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को में करवाते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी जो हमको इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी में, एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, उसको ये कम करते हैं, हमारी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी को ये सप्रेस करते हैं। देखिए हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमको हेल्प करती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा तेज़ वर्क करेगा कि वो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में स्वेलिंग क्रिएट कर देगा, सूजन क्रिएट कर देगा और हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम कौन करता है, हमारा कॉर्टिजोल। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी इंसान को किसी दवाई से एलर्जी है या किसी खाने की, किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है, उस इंसान ने उस फूड को खाया और उसकी पूरी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स हो गया, तो उस एलर्जिक रिस्पॉन्स ना हो उसको कंट्रोल कौन करता है, कॉर्टिजोल। कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क ना करने लगे, ठीक है। और ऐसे इसीलिए जब हम किसी इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, से फॉर एग्जांपल किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और हमको पता है कि उसकी किडनी रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन, और उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होगा, जो बाहर से आई हुई किडनी है जिसको ट्रांसप्लांट किया गया है उसको उड़ा सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए ऐसे इंसान को हम कॉर्टिजोल या फिर स्टेरॉइड्स जो होते हैं हम बाहर से देते हैं ताकि उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाए या इम्यून सिस्टम को उसके सप्रेस कर दिया जाए। होगा क्या, जब हम किसी इंसान के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ज़बरदस्ती बाहर से, तो उसका जो हम काम करवा रहे थे, ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा उसके पूरे ही इम्यून रिस्पॉन्स को हमने कम कर दिया, जिससे उसको और दूसरी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉर्टिजोल होता है वो आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इन सब के फंक्शंस आपको याद रखने, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोस्टेरोन जो होता है हमारा, जो कि हमारा क्या था, मिनरलोकॉर्टिकोइड था, ये क्या करवाता है हमारा, ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवाता है। ये हमारी बॉडी में सोडियम एंड वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है, हमारी किडनीज से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम एंड वाटर का, और फॉस्फेट और पोटेशियम को बाहर निकालता है, ठीक है।
और देखिए तो अब क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, हमारी बॉडी के बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, इन दोनों को ही मेंटेन करता है। वाटर को आप रेगुलेट अगर वो कर रहा है तो सीधी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करेगा, और वाटर को रेगुलेट कर रहा है, सोडियम को रेगुलेट कर रहा है, सीधी बात है बीपी को भी रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऑफ में एंड्रोजेनिक हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो कि क्या करवाते हैं हमारे एक्सियल हेयर्स, बेसिकली जो भी प्यूबर्टी वाले जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सियल हेयर हो गया, प्यूबिक हेयर हो गया, फेशियल हेयर, ये सब जो होते हैं प्यूबर्टी में लेकर के आते हैं। एंड्रोजेनिक हार्मोन बेसिकली यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है। अगर फीमेल में एंड्रोजन बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो फीमेल को भी दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाएंगी, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर सब आने शुरू हो जाएंगे।